हेलो, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन हरियाणा के बारे में। तो देखिए, पहला फैक्ट है हमारा, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्माव्रत। ठीक है, तो हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्माव्रत। इसका वर्णन वैदिक साहित्य में है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्माव्रत, किसके अकॉर्डिंग? वैदिक साहित्य में इसका वर्णन मिला है। उत्तर वैदिक काल है वो कब से कब तक था? 1000 से 600 ईसा पूर्व। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है आपकी? सीशवाड़ सभ्यता। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सीशवाड़ सभ्यता। यह सभ्यता वैदिक सभ्यता के समकालीन है। तो सीशवाड़ सभ्यता किसके समकालीन है? वैदिक सभ्यता के समकालीन है। इसे उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सीशवाड़ सभ्यता के लोग जो हैं वो निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। तो कौन सी जाति के थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के। अच्छा, राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है आपकी? सीशवाड़। किसके समकालीन है? वैदिक सभ्यता के समकालीन है। इसे उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग किस जाति के हैं? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के हैं। इस सभ्यता से नवपाषाण कालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो इस सीशवाड़ सभ्यता है, ठीक है, यहाँ किसके प्रमाण मिलते हैं? नवपाषाण कालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इस सभ्यता में अल्प मात्रा में तांबे के प्रमाण भी मिलते हैं। तो किसके प्रमाण भी मिलते हैं? तांबे के। यह सभ्यता चेतांग नदी के किनारे स्थित है। तो सीशवाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है आपकी? चेतांग नदी के किनारे है। इस सभ्यता से तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला। तो इस सभ्यता से तांबे के हत्थे वाला गंडासा भी मिला है। सीशवाड़ सभ्यता के लोग खाल, ऊन, रुई से वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे। सीशवाड़ सभ्यता के लोग थे वो खाल है, ऊन है, रुई है, इनसे क्या बना लेते थे? वस्त्र बना लेते थे। उन्हें इसके बारे में पता था। इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 1968 में डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई थी। तो इसकी खुदाई कब करी गई थी? 1968 में। किसके द्वारा? डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई थी, जो पंजाब विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। इस सभ्यता के कुल 29 स्थलों का राज्य में पता चला है। तो अब तक कितने का पता चला है? 29 स्थलों का पता चला है। काले रंग पर सफ़ेद चित्र सीशवाड़ संस्कृति की विशेषता है। तो काले रंग पर सफ़ेद चित्र किस संस्कृति की विशेषता है? सीशवाड़ की। अच्छा, किस काल में राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो वो कौन सी है आपकी? मेसोजोइक काल। कौन सी है आपकी? मेसोजोइक काल। किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नालों, पहाड़ों इत्यादि का सुचारू रूप से विकास हुआ? तो वो कौन सा था? केनेजोइक काल। सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ? तो 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व। महाभारत के युद्ध की अधिक मान्य तिथि कौन सी है? 900 ईस्वी पूर्व। किसके अनुसार? नुकुल दिग्विजय शीर्षांक के अनुसार। वैदिक संस्कृति है उसका वर्णन है 1500 से 500 ईसा पूर्व। महाभारत के समय राजा कुरु था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में कौन था? राजा कुरु। वीर संचरण का पुत्र कौन था? राजा कुरु। तो राजा कुरु किसके पुत्र थे? वीर संचरण के थे। किसके समकालीन थे? जब महाभारत का युद्ध हुआ उस टाइम के थे। कौरव वंश का संस्थापक भी कौन है? राजा कुरु है। हरियाणा मौर्यों के अधीन कब हुआ? 324 से 232 ईस्वी पूर्व। तो हरियाणा है वो मौर्यों के अधीन कब हुआ था? 324 से 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। मौर्य गणराज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं कि हरियाणा व मौर्य के अधीन कब था? 324 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, तो मौर्य वंश या मौर्य गणराज्य है उसका संस्थापक कौन है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रमुख शहर कौन सा था? सुध जगाधरी। मौर्य गणराज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र सुध जगाधरी था। भगवान बुद्ध ने के बाल व नाखून रखे गए हैं वो भी कहाँ है? सुध जगाधरी में। तो मौर्य गणराज्य का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य गणराज्य का सबसे प्रमुख शहर था सुध जगाधरी में। बौद्ध धर्म है उसका भी प्रमुख केंद्र कौन सा है आपका? सुध जगाधरी। और भगवान बुद्ध है उसके बाल और नाखून भी कहाँ रखे गए हैं आपके? सुध जगाधरी में। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर थे वो भी कहाँ थे आपके? सुध में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है।
12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है, वो भी कहाँ है, शुद्ध जगाधरी में। तो 12 खड़ी कहाँ है, जगाधरी में। नेक्स्ट है आपका, कई संगीतकारों के बैलगाड़ी में बैठे हुए की मूर्ति मिली। मतलब कई संगीतकार थे जो बैलगाड़ी में बैठे हुए थे, तो उनकी ऐसी मूर्ति मिली थी, वो भी कहाँ से मिली है आपको, शुद्ध जगाधरी से। हरियाणा के साहित्य की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है, वो है आपका टोपरा का अभिलेख। तो जो हरियाणा के इतिहास की जानकारी देता है वो प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है आपका, टोपरा का अभिलेख। कहाँ है, यमुनानगर में। अच्छा, ये कब से संबंधित है, 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के बीच के टाइम से रिलेटेड है। सम्राट अशोक से रिलेटेड है और किससे है, राजा बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ से रिलेटेड है। कुछ अभिलेखों की कुल अभिलेख कितने हैं, 7। अशोक चिन्ह स्थित था, ठीक है। टोपरा का अभिलेख है, उसमें कौन सा चिन्ह स्थित है आपका, अशोक चिन्ह स्थित है। संस्कृति व ब्रह्मा लिपि पर आधारित है। तो टोपरा का अभिलेख किस पे आधारित है आपका, संस्कृत भाषा पर या ब्रह्मा लिपि पर आधारित है। अच्छा, नैतिक शिक्षा पर भी आधारित है। और किस पर आधारित है, नैतिक शिक्षा पर। राज्य से मिले अशोक के कुल अभिलेखों व शिलालेखों की संख्या कितनी है, 33। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में आने वाला सबसे पहला विदेशी कौन था आपका, मैगसथनीज। कौन था, मैगसथनीज था। कब आया था, 302 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मैगसथनीज कब आया था, 302 से 298 ईस्वी पूर्व। और किसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। बौद्ध साहित्य, दिव्यवदान व मंजीम निकाय। तो पहला क्वेश्चन तो यही याद कर लो कि दिव्यवदान और मंजीम निकाय कौन सा है, जैन साहित्य है या बौद्ध साहित्य। तो कौन से हैं आपके, बौद्ध साहित्य हैं। कि में राज्यों के कौन से शहरों का वर्णन है, तो बौद्ध दिव्यवदान और मंजीम निकाय में किसका वर्णन है, अग्रोहा का और रोहतक का। फाइयान चीनी यात्री कब आया था, 399 से 414 ईस्वी तक। राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल। अब राजा हर्षवर्धन के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 590 में, इनकी मृत्यु हुई थी 647 में। अच्छा, जन्म 590 में हुआ, 606 में इनका अभिषेक हो गया था, राज्याभिषेक, और मर गए थे कब, 647 में। नेक्स्ट है आपका, ये किस वंश के हैं, तो पुष्य भूति वर्धन वंश के हैं। तो राजा हर्षवर्धन है वो किस वंश के हैं, पुष्य भूति वर्धन वंश के। इनकी माता का नाम था यशोमती देवी, पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन, बहन थी राजश्री। अच्छा, इनकी राजधानी क्या थी, थानेसर व कन्नौज। इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। नाग को रतन प्रिय है, ये ट्रिक सब बताते हैं तो यही याद कर लेना, इजी भी है। नाग को रतन प्रिय है, किसके हैं, राजा हर्षवर्धन के क्या है नाटक। अच्छा, प्रमुख दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। अच्छा, इसके बारे में अन्य है कि और दरबारी कवि कौन कौन थे, तो भृतहरि थे, जयसेन था, दिवाकर था, मयूर था। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन पहले बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में विश्वास रखता था, हिंसों के प्रभाव में आकर महायान शाखा को मानने लगा। तो राजा हर्षवर्धन है वो पहले तो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को मानता था, लेकिन जैसे ही हिंसोंग का प्रभाव पड़ा तब किसको मानने लगा, महायान शाखा को मानने लगा। नेक्स्ट है हमारा, बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन पर लिखी गई पुस्तक। तो बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी, हर्षचरित्र व कादम्बरी। किस पर लिखी थी, राजा हर्षवर्धन पर। चीनी यात्री हिंसोंग भारत आया था 629 ईस्वी में। चीनी यात्री हिंसोंग द्वारा थानेसर की यात्रा कब करी गई थी, 635 से 644। राजा हर्षवर्धन के समय राज्य के प्रांतों को कहा जाता था भुगती, जिलों को कहा जाता था विस, तहसीलों को पेट। अच्छा, हर्षवर्धन के समय में जो प्रांत थे उसको भुगती कहा जाता था, जिलों को विश, तहसील को पेट। हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। भुगती का प्रमुख कहलाता था उपरिक। ठीक है। शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या कितनी थी, 5000। अच्छा, विश मतलब जिलों, जिलों का प्रमुख था विशपति। तो जिलों से तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि जिलों को विश कहते थे तो याद रह जाएगा विशपति। भुगती प्रांत, प्रांत का मतलब उपरिक।
जो प्रमुख था। तहसील, तहसील को पेट कहते हैं, तो इससे पेट से समझ में आ जाएगा पाठकपति। प्रधानमंत्री कौन था? मोसेरा बाई था बंडी, वो इसका प्रधानमंत्री था। इसका सेनापति कौन था? सिंहनाद। युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री कौन था? अवंती। तो युद्ध और विदेशी कार्यों का मंत्री कौन था? अवंती। राजा हर्षवर्धन के समय कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो छठा भाग। तो ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के समय उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, तो वो था छठा भाग। राजा हर्षवर्धन के समय कर भुगतान की कितनी विधियां राज्य में प्रचलित थी? तो 3 विधियां थी। कौन कौन सी? भाग विधि, हिरण्य विधि और बलि विधि। भाग विधि क्या था? भाग विधि थी कि अन्न के रूप में कर देना। हिरण्य का मतलब है मुद्रा देना, और बलि विधि का मतलब है उपहार के रूप में कर देना। नेक्स्ट है आपका राज्य जनपदों व गणराज्यों के रूप में विभक्ति। ठीक है, तो राज्य है वो जनपदों व गणराज्य के रूप में उसकी विभक्ति कब हुई थी? 6वीं शताब्दी तक। एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल। तो देखो, राजा हर्षवर्धन है, उसका जन्म कब हुआ? 590 में। 606 में क्या हुआ? उसका अभिषेक, और 647 में क्या होगी? मृत्यु। ठीक है, किस वंश का था? पुष्य भूतिवर्धन वंश का था। माँ कौन थी? यशोमती। पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन। बहन थी राजश्री। राजधानी क्या थी हर्षवर्धन की? थानेसर व कन्नौज। इसके नाटक थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नाग को रत्न पर प्रिय हैं। अच्छा, इसका प्रमुख दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 बुक लिखी थी। कौन कौन सी? हर्षचरित और कादम्बरी। अन्य कवि कौन थे? भर्तृहरि, जयसेन, दिवाकर और मयूर। अच्छा, पहले ही किसको मानते थे? बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को, लेकिन जैसे ही हिंसों का प्रभाव पड़ा तो ये किसको मानने लगे? महायान शाखा को मानने लगे। ये हम पढ़ चुके कि बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी हर्षवर्धन पे? हर्षचरित और कादम्बरी। अब चीनी यात्री हिनसोंग भारत आया था 629 में, लेकिन थानेसर कब आया? 635 से 44। ठीक है, ये एक बार आप रिपीट कर लेना कि प्रांतों को क्या कहा जाता है? भुक्ति। जिलों को विष, तहसील को पेट। विष है तो विष का प्रमुख विषपति, भुक्ति का प्रमुख उपरिक, और पेट का प्रमुख है पाठकपति। अच्छा, प्रधानमंत्री था मोसेरा बाई बंडी। सेनापति था सिंहनाद, और युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री था अवंती। और कितना भाग कर के रूप में मांगा जाता था? तो छठा भाग। कितनी विधियां थी कर की? 3 विधियां। एक में अन्न दिया जाता था, एक में मुद्रा, और एक में उपहार के रूप में कर दिया जाता था। तो अन्न वाले को कहते थे भाग विधि, मुद्रा को हिरण्य विधि, और उपहार को बलि विधि। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।